गरीब बिन माँ की देवरानी को मिली माँ जैसी सिखाने वाली जेठानी। कविता, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। तू एसी का टेम्परेचर 16 कर दे, रूम ठंडा नहीं हो रहा। आज से पहले कविता ने कभी एसी के रिमोट को इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वो टेम्परेचर कम करने के बदले बढ़ा देती है। कुछ देर में जब नेहा और उसकी माँ वहाँ आते हैं तो नेहा की माँ एसी का बढ़ा टेम्परेचर देखकर कविता को डांटने लगती है और खुद रिमोट से उसे कम करती है। ऐसे ही इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, तू क्या हमें गर्मी से मारना चाहती है? बिन माँ की बेटी है, कुछ आता तो है नहीं। माँ होती तब तो कुछ सिखाती। नेहा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है इस गरीब को अपने घर मत लाया कर। माँ, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, वो मेरी किताब देने आई है और कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। नेहा अपनी माँ को शांत करवा रही होती है, पर कविता को नेहा की माँ की बातें काफी बुरी लगती हैं और वो रोती हुई अपने घर आती है और कमरे में बैठकर अपनी माँ की फोटो से बातें करती है। माँ, हर कोई मुझे बिन माँ की बेटी कहता है। अगर आज तुम मेरे साथ होती तो मुझे कोई ऐसा ताना नहीं देता और तुम मुझे सब कुछ सिखाती। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता की पड़ोस की भाभी उसके घर आती है। कविता, तुम्हारी शादी भी नजदीक आ रही है, मुझे भी बाजार जाना था कुछ सामान लेने, तो मेरे साथ चल लो, अपनी शादी की भी शॉपिंग कर लेना। पता नहीं अंकल कब तक घर आए। हाँ भाभी, बस मैं दरवाजे पर ताला मार दूं, फिर चलते हैं। कविता ताला चाबी लेकर दरवाजे पर ताला लगाती है और अपनी भाभी के साथ बाजार जाती है, जहां हाथों में चूड़ी लेकर चूड़ी की शॉपिंग करते हुए कविता की भाभी अपनी जेठानी की काफी बुराइयां करती है। कविता, मैंने सुना है तुम्हारी भी जेठानी है। अब तो तुम्हारा रिश्ता लग चुका है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि जेठानी कैसे होती है। मेरी जेठानी तो बहुत बुरी है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, महारानी घर का एक काम नहीं करती और माँ जी से मेरी चुगली करती है, वो अलग। देवरानी आने के बाद जेठानियों के अलग ही रौब होते हैं। तुम जरा संभल कर रहना अपनी जेठानी से। वैसे भी तुम बहुत भोली हो। ससुराल में अगर तुम्हारी जेठानी तुम्हें परेशान करे तो उन्हें जवाब देना। शुरू में जवाब देना सीख जाओगी तो तुम्हारी जेठानी अपनी औकात में रहेगी, वरना मेरी जेठानी की तरह वो भी हवा में उड़ने लगेगी। काश कि मैंने भी शुरू में ही अपनी जेठानी को सुना दिया होता, तो आज मुझे ये नौबत ना देखनी पड़ती। भगवान, मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। मेरी जेठानी भी क्या भाभी की जेठानी की तरह बुरी होंगी? पड़ोसन भाभी की बातें सुनकर कविता थोड़ा परेशान हो जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी से एक हफ्ते पहले शांति सुमन के साथ शगुन की थाल लेकर आती है और बैठती है। भाई साहब, हमारी तरफ से शगुन की थाल। हमारे में रिवाज है, शादी में दुल्हन का सारा सामान ससुराल से आता है। हाँ शांति बहन, पता है, रिश्ता पक्का होते हुए आपने हमें बताया था। कविता, कैसी हो तुम? घर के सारे काम करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद तो मैं आराम करूंगी। आखिर इतने दिनों से मैंने जो ससुराल संभाला है, अब तुम्हारी बारी है। सही कहा था भाभी ने, मेरी जेठानी भी बिल्कुल उन्हीं की जेठानी की तरह बुरी हैं, जो मेरे आने का इंतजार कर रही हैं ताकि मुझे अपना नौकर बना कर रख सकें। कुछ देर में शांति और सुमन शगुन का सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते देख गली की सारी औरतें घर के बाहर खड़ी कविता को देखकर उससे कहती हैं, वो जो तुम्हारी सास के साथ आई थी वो तुम्हारी जेठानी है? देखने से तो बड़ी खड़ूस लग रही थी। आंटी लग क्या रही थी, जेठानियां तो होती खड़ूस हैं। जेठानियां सोचती हैं देवरानी नहीं नौकरानी आ गई है। अपना काम भी हम देवरानियों से ही करवाती हैं। बोल तो तुम सही रही हो बेटा, मेरी भी जेठानी एक नंबर की कामचोर है। सभी के मुंह से अपनी अपनी जेठानियों की बुराई सुनकर एक बार फिर कविता काफी ज्यादा डर जाती है और अंदर जाकर अपनी माँ की फोटो को लेकर बैठकर बातें करती है। माँ, सब कहते हैं कि जेठानियां बुरी होती हैं। वो देवरानी के आने के बाद उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव करती हैं। मैं कैसे वहाँ रहूंगी? कविता अपनी माँ की फोटो से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके पिता वहां आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, तुम्हारी माँ और बड़ी माँ की कभी बनी नहीं। मैंने तुम्हारी बड़ी माँ को बोल तो दिया है कि शादी में आकर माँ वाले सारे कर्तव्य निभाए, पर मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। पापा, सारी जेठानियां एक जैसी होती हैं, बुरी। इसीलिए बड़ी माँ आए या ना आए, आप ही सब कुछ करना, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ हैं। अपने पापा से बात कर कविता खाना खाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द कविता शादी करके अपनी ससुराल जाती है, जहां उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। पर पूरा परिवार उसके स्वागत में खड़ा होता है और सुमन अपनी देवरानी को देखकर गाना गाती है और नाचने लगती है। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी।
अरे बस बहू, अब बहू को आराम करने दो, कल से बड़ी होने का रौब भी झाड़ लेना। अब तो मेरी दो दो भाभी हैं, अब मुझे क्या परेशानी हो सकती है। जहां कविता के आने से पूरा परिवार खुश होता है तो वहीं बेचारी कविता अपनी जेठानी से डरी और सहमी रहती है। अब अगले ही दिन कविता की पहली रसोई होती है, जहां काजल अपनी भाभी को रसोई दिखाकर चली जाती है। अपनी रसोई देखकर कविता काफी परेशान होती है। यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा नहीं है, हर जगह मशीन मशीन है। तभी वहां सुमन आती है और अपनी देवरानी को परेशान देख उससे कहती है, क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो ये रसोई देखकर काफी डर गई थी। तब माँ जी ने मुझे सब कुछ सिखाया था। थोड़ी दिक्कत हुई, माँ जी की डांट भी सुननी पड़ी। कई बार माँ जी ने मेरी शिकायत मेरी माँ को की, पर समय के साथ मैं सब सीख गई और पूरा घर भी संभाल लिया। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी माँ जी की डांट नहीं खाने दूंगी, क्योंकि तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारी जेठानी है। चलो अब तुम आटा गूंथ लो, तब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ। और आटा गूंथने के लिए मशीन है, बस प्लग लगाओ, इसमें थोड़ा सा आटा और पानी डालना। मैं जानती हूँ माँ जी थोड़ी गर्म मिजाज की हैं, इसीलिए तुम्हें डर लग रहा होगा। सुमन कविता को मशीन में आटा पानी डालकर मशीन से आटा गूंथना सिखाती है और कुछ देर बाद उसे डीप फ्रायर में पकौड़े तलने को कहती है। डरो मत, कुछ नहीं होगा, आराम से पकौड़े तलो। पकौड़े तलने के बाद पकौड़ों को वैसे निकालना जैसे कढ़ाई से पकौड़े निकालती हो। ये तो बहुत आसान है। थैंक यू मुझे रसोई में रखी चीजों का इस्तेमाल करना सिखाने के लिए। कविता की पहली रसोई में सुमन उसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये सिखाती है, जिसे देखकर कविता को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो पूरी पनीर की सब्जी, मिक्स वेज और हलवा बनाती है और सबको खिलाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह कविता भाभी, क्या खाना बनाया है, पकौड़े भी मस्त हैं। आपने तो बड़ी भाभी को खाना बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मुझे अपनी दूसरी बहू को कुछ सिखाना नहीं पड़ा, वरना तेरी जेठानी को सिखाते हुए मैं तो पागल हो गई थी। मैं यही सोच रहा था। वैसे अब तो तुम्हें अपनी दूसरी बहू से कोई शिकायत नहीं ना, और मेरी पसंद पर गर्व है ना, जो मैं ऐसी संस्कारी बहू लेकर आया। पूरा परिवार खाते हुए कविता की काफी तारीफ करता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शांति चाय पी रही होती है तो गलती से उससे थोड़ी सी चाय फर्श पर गिर जाती है। बहू, मुझसे थोड़ी सी चाय गिर गई है तो फर्श साफ कर दे। शांति के कहते ही कविता पोंछा लेने जाती है और वो स्लैब साफ करने वाला कपड़ा उठा लेती है, पर यह देख सुमन उसे रोकते हुए कहती है, कविता ये क्या कर रही हो, इससे रसोई की स्लैब साफ की जाती है, ना कि फर्श। अगर माँ जी ने देख लिया तो वो तुम पर बहुत नाराज होंगी। मैं तुम्हें मॉप चलाना सिखा रही हूँ, माँ जी के सामने मॉप से ही फर्श साफ करना। वो मुझे पता नहीं था कि मॉप कैसे चलाया जाता है, क्योंकि पोछा तो आप ही लगाती है ना। अब सुमन कविता को मॉप कैसे चलाया जाता है उसे सिखाती है, जिसके बाद कविता अपनी सास के सामने मॉप से फर्श साफ करती है और ये देखकर शांति कविता से कहती है, अरे बहू, तुझे तो सब कुछ आता है। मैं तो सोच रही हूँ जब तेरी माँ नहीं है तब तुझे सब आता है। अगर तेरी माँ होती तो तू तो हमें ही सिखा रही होती। अच्छा हुआ जो तू बड़ी बहू की तरह गंवार नहीं निकली, वरना आज तुझे मुझे सब डांट कर सिखाना पड़ता। शांति ये कहकर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा अपनी बेटी को बुनाई सिखाते हुए कविता से कहती है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं होती है, लड़की को घर संभालना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई भी करनी आनी चाहिए। क्यों छोटी बहू? वैसे बहू मैं चाहती हूँ कि तुम मशीन भी लेकर बैठ जाओ और पर्दा बनाओ। पर माँ जी मुझे तो माँ जी, कविता ने तो अपने कमरे के लिए एक पर्दा बनाकर तैयार भी कर लिया है। अब तो वो आपके कमरे के लिए पर्दा बनाने की सोच रही है, पर मैंने ही उसे थोड़ा काम दे रखा है। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत होशियार हो। कोई बात नहीं, अभी घर के काम कर लो, उसके बाद खाली समय में ये सब करना। और तू इधर देख, 3 बार ऊन को उंगली में लपेट और ऐसे सलाइयों की मदद से इस डिजाइन को ऐसे बना। आशा जब अपनी बेटी को जैसा सिखा रही होती है तो कविता अपने कमरे में जाती है और वो भी सलाइयों को चलाने की कोशिश करती है, पर तभी वहां सुमन आती है और उसे बुनाई सिखाती है। माफ करना, आज मेरी वजह से तुम्हें डांट खाने को मिल जाती। घर के कामों के चक्कर में मैं तुम्हें कढ़ाई बुनाई सिखाना ही भूल गई। माँ जी की नजरों में उनकी बहू परफेक्ट होनी चाहिए और ये काम तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी माँ नहीं है इसलिए तुम्हें नहीं आता, पर मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। अब सुमन धीरे धीरे कविता को कढ़ाई बुनाई सिखाती है। समय गुजरता है और एक दिन सुमन, कविता और काजल बाहर जा रहे होते हैं। अब जैसे ही वो तीनों लिफ्ट में जाते हैं, काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी लिफ्ट बंद हो गई है, नीचे जाने के लिए बटन प्रेस कर दो।
कौन सा बटन प्रेस करना है? दरअसल आज से पहले मैं कभी लिफ्ट में नहीं गई। कोई बात नहीं कविता, मैं हूं ना। अगर नीचे जाना हो तो ये वाला बटन प्रेस किया जाता है, और अगर तुम्हें 3rd या 2nd फ्लोर पर जाना हो तो नंबर वाले बटन प्रेस कर दिया करो। सिंपल। भाभी, आपको लिफ्ट भी चलानी नहीं आती? ऐसे ही बस माँ की तारीफें बटोर रही हो। माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। काजल, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते, और कविता तुम्हारी भाभी है। कोई भी इंसान जन्म से ही कुछ भी सीख कर नहीं आता। पर भाभी, ये सब तो नॉर्मल है। जो तुम्हारे लिए आसान और नॉर्मल है वो कविता के लिए नहीं, क्योंकि वो शहर में नहीं रहती, वो गांव से आई है, और गांव में ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती। और माँ जी को मत बताना इस बारे में, वरना वो ना सिर्फ कविता को खरी खोटी सुनाएंगी बल्कि पापा जी से भी लड़ाई करेंगी। सुमन के डांटने पर काजल हंसना बंद कर देती है और वो लोग बाहर से शॉपिंग करके आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता के पिता का फोन आता है, पर काम की वजह से वो अपने पिता का फोन नहीं उठा पाती, और जब कॉल करती है तो उसका फोन नहीं लगता। पास में ही सुमित टीवी देख रहा होता है और कविता सुमित से कहती है, देवर जी, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, पापा का फोन आ रहा है, आप जरा बाहर से रिचार्ज करवा दो। क्या बाहर से रिचार्ज कराऊं? हाँ, पापा भी बाहर से ही रिचार्ज करवा कर आते थे। अभी शाम हो रही है, पापा से बात करनी है, 5 मिनट लगता है रिचार्ज करवाने में बस। भाभी, अगर मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो मैं नहीं जा रहा रिचार्ज करवाने, क्योंकि मैं कभी बाहर से रिचार्ज नहीं करवाता। हाँ, अब तो बड़ी भाभी से भी ज्यादा बेवकूफ है। सुमित भी कविता का मजाक बनाकर हंसकर टीवी देखने में बिजी हो जाता है। कविता को कुछ समझ नहीं आता कि सुमित उस पर क्यों हंस रहा है। तभी वहां सुमन आती है और वो बिठाकर उसे उसके फोन से ही फोन का रिचार्ज, बिल, टिकट और ऑनलाइन चीज करनी सिखाती है। देखो, घर में वाईफाई लगा है, बिना फोन का नेट चालू किए भी तुम वाईफाई कनेक्ट करके नेट चला सकती हो, और अब हम अपने फोन से अपने नंबर पर रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग ऐप से तुम बिजली बिल, पानी का बिल और टिकट भी निकाल सकती हो। तुम्हें अकाउंट ऐप से कनेक्ट करना होगा। देखो, फोन पे, गूगल पे, किसी भी ऐप पर जाओ और वहां से अपने नंबर पर इस तरह रिचार्ज कर लो। फोन रिचार्ज करना कितना आसान है, ये सारे काम कितने आसान है। मुझे लगता था कि मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, ये सब बहुत आसान होता है, इसलिए अब तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं भी पहले फोन के मामले में तुम्हारी तरह थी, पर तुम्हारे जेठ जी ने मुझे सब सिखा दिया। अब तो वो बाहर काम करते हैं और जब भी आते हैं तो कुछ नया सिखाते हैं। इतना बोलकर सुमन वहां से चली जाती है और कविता कमरे में बैठकर बार बार फोन में फोन रिचार्ज करना, टिकट काटने जैसी चीजों की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी माँ की फोटो पर जाती है। माँ, देखो, मुझे मेरी जेठानी ने फोन रिचार्ज करना और ऑनलाइन फोन से ही छोटी मोटी चीज करनी सिखाई है। क्या मेरी जेठानी सच में इतनी अच्छी है या सिर्फ नाटक कर रही हैं, ताकि मैं सारी चीज सीख जाऊं और उसके बाद वो मुझे अपना गुलाम बना ले? ऑनलाइन बिल पे रिचार्ज करना सीखकर कविता काफी खुश होती है, पर उसके मन में अपनी जेठानी को लेकर अब भी कई सारे सवाल होते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो बहुत सी चीज सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन जब कविता अपनी जेठानी के साथ रसोई में काम कर रही होती है तो सुमन उसे डिश वॉशर में बर्तन धोने के लिए कहती है और खुद बाहर चली जाती है। आज से पहले कविता ने डिश वॉशर यूज नहीं किया था, इसलिए कविता गलत बर्तन डिश वॉशर में लगा देती है और गलत बटन प्रेस कर देती है, जिससे डिश वॉशर से तेज आवाज निकलने लगती है और वो चलना बंद हो जाता है और पूरा परिवार रसोई में आता है। ये आवाज कैसी थी? लगता है डिश वॉशर खराब हो गया है। कविता, कहीं तुमसे वो डिश वॉशर खराब तो नहीं हुआ? तुम्हें डिश वॉशर चलाना तो आता था ना? नहीं देवर जी, कविता से कोई गलती नहीं हुई, बर्तन मैं साफ कर रही थी। माँ जी माफ करना, लगता है मैंने गलत बर्तन लगाकर जल्दबाजी में गलत बटन प्रेस कर दिया। बहू, तुझे यहाँ इतने साल हो गए, हर एक चीज मैंने तुझे खुद सिखाई थी, प्यार से, डांट से, पर आज भी तू गलतियां कर ही देती है। तुझसे तो अच्छी कविता बहू है, मुझे उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ा, वो पहले से ही सब कुछ सीख कर आई है। जबकि उसकी तो माँ भी नहीं थी उसे सिखाने के लिए। वो भी तेरी तरह गरीब घर से है, पर देख कितनी समझदार है। और एक तू खुद को देख, हमेशा हमारा नुकसान ही करती है। माफ करना माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। कविता को डांट न पड़े इसलिए सुमन सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और शांति सुमन को काफी खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर कविता को काफी बुरा लगता है और सबके जाने के बाद वो अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, हमेशा गलती मैं करती हूँ पर आप मुझे बचा लेती हैं, और आज तो मैंने इतनी बड़ी गलती करी कि मेरी वजह से आपको डांट पड़ गई। अरे तुम दुखी क्यों होती हो? मुझे तो आदत है माँ जी से डांट सुनने की। जाओ तुम आराम कर लो, रात ज्यादा होगी, बाकी के काम मैं करूंगी। सुमन के कहने पर कविता कमरे में जाती है जहां कविता की आंखों में आंसू देखकर बेड पर बैठा अमित
गलती भाभी से हुई है, डांट भी उन्हें सुनने को मिली है, फिर तुम क्यों रो रही हो? उनकी कोई गलती नहीं, मुझे ही कुछ नहीं आता। उन्होंने तो सब कुछ मुझे सिखाया है, पर फिर भी मैं अक्सर गलतियां कर देती हूँ। मुझे डांटना पड़े बस इसलिए दीदी ने सबसे झूठ बोला। क्या तुम्हें कुछ नहीं आता? इतने दिनों से भाभी तुम्हारी मदद कर रही थी। अच्छा चलो अब दुखी मत हो, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। और वैसे भी भाभी बहुत अच्छी हैं, उनके होते हुए तुम्हें कभी किसी की डांट सुनने को नहीं मिलेगी। अमित को सच बताने के बाद कविता के दिल से एक बोझ हल्का होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार बाहर घूमने की प्लानिंग करता है और अमित जल्दबाजी में कविता को टिकट निकालने का बोलकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अब जैसे ही अमित घर के बाहर जाता है उसे कविता की बात याद आती है। अरे यार, मैंने ये क्या किया? कविता को तो ये सब आता ही नहीं होगा। मैं अभी उसे बोल देता हूँ कि वो टिकट न बनाए, मैं ही ऑफिस से बना लूंगा। इतना बोल जैसे अमित कमरे में जाता है उसके फोन पर टिकट का मैसेज आता है और कविता अपने पति से कहती है, मैंने आने और जाने दोनों की टिकट बुक कर दिया है। अरे तुम तो कहती थी तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर तुम्हें टिकट बुक कराना किसने सिखाया? जिसके पास माँ जैसी जेठानी हो भला उसे कैसे कुछ ना आए? मुझे सब कुछ जेठानी जी ने ही सिखाया है। पहली बार कविता बिना कोई गलती करे खुद से जब काम करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और अमित भी ऑफिस जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार घूमने के लिए बाहर जाता है। माँ भैया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, जल्दी से कोई होटल करते हैं और कहीं खाना खाते हैं। भैया आपको पहले ऑनलाइन होटल बुक कर लेना चाहिए था, फिर हम सीधा आराम करने के लिए होटल चले जाते। कुछ काम तो भी कर सकता था। पापा, मैं भाभी सुमित होटल का पता करने के लिए जा रहे हैं, आप सब यहीं रहना। अरे कैश भी कम है, अब बाहर घूमने के लिए आए हैं तो कैश की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। कविता बहू, तुम एक काम करो, मेरा एटीएम लो और अब सामने एटीएम से तुम पैसे निकाल कर आ जाओ। अरे जिसे लिफ्ट बंद करनी नहीं आती वो एटीएम से पैसे क्या निकालेंगे? काजल अपनी भाभी का मजाक बना ही रही होती है, तभी अकेली कविता सबकी आंखों के सामने एटीएम में जाती है और 5 मिनट में कुछ कैश निकाल कर लाती है और अपने ससुर को पैसे और एटीएम कार्ड देती है। देख ले काजल, तू अपनी जिस भाभी का मजाक बना रही थी वो तुझसे अच्छी तरीके से एटीएम चलाना जानती है। तू जाती तो आधा घंटा लगाती है, बहू ने 5 मिनट में कैश निकाल लिया। काजल, मैंने तुमसे कहा था ना, कोई भी पैदा होते ही नहीं सीख जाता। चलिए देवर जी। अरे वो सब तो ठीक है भाभी, पर काजल सही कह रही है। भाभी तो अपने फोन का रिचार्ज करना भी नहीं जानती, उन्होंने ये कैसे किया? आप सब सही कह रहे हैं। जब मैं यहाँ आई थी मुझे कुछ नहीं आता था, पर मुझे अब सब आता है और ये सब जेठानी जी की वजह से हुआ है। उन्होंने ही मुझे सब सिखाया है। मेरे लिए तो मेरी जेठानी ही माँ बहन सब हैं। वाह बहू, मेरे नाक के नीचे तूने अपनी देवरानी को इतना सब कुछ सिखा दिया और मुझे पता भी नहीं चला। पर चलो, अच्छी बात है कि मेरी दोनों बहुओं में प्यार है, ना कि तकरार। उस दिन कविता सबको सच बताती है और पूरा परिवार हैरान हो जाता है। तो वहीं कविता के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर सुमन भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब पूरा परिवार रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं और होटल में जाकर कपड़े चेंज करते हैं और पहाड़ झरने को एंजॉय करके 3 दिन में घूमकर वापस घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद कविता अपने कमरे में जाती है और बेड पर बैठकर अपनी माँ की फोटो को हाथ में लेकर उनसे कहती है, माँ, जब मैं ससुराल आई थी तो मेरे मन में अपनी जेठानी को लेकर बहुत सारे सवाल थे, पर आज मुझे मेरे सारे सवाल के जवाब मिल गए। मेरी जेठानी बहुत अच्छी है। मेरी जेठानी बाकी की जेठानियों की तरह नहीं जो अपनी देवरानी को अपनी नौकरानी समझे, घर तोड़े या दबा के रखे, बल्कि मेरी जेठानी ने मुझे ससुराल में माँ, बहन, जेठानी, पिता सबका प्यार दिया है। मुझे घर के हर एक काम, हर एक चीज बिल्कुल वैसे सिखाई है जैसे एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है।